दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एमसीक्यू लगातार आपके लिए आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हल्का इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कुछ जो लोग हैं, कुछ जो ऐसे स्टाफ हैं जो कि उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर रहे हैं वैसे, लेकिन बोलते हैं कि सर ये तो हमने उस आदमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, ये सेम वहाँ का कॉपी है जहाँ भी वो बोलते होंगे। मेरे को पता नहीं किसका बोल रहे हो। वहाँ आपको क्या पेज में कॉपी करके मिला था क्या? पहली बात तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, सर हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर तुमने जब ये पढ़ रखा है तो कृपया करके आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं रुपए कमाने का मेरा कोई भी इंटेंट नहीं है। तो आप हमारे को क्विट कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ उनके लिए जो एसएमएस करते हैं, सर ये है वो है। हाँ गलत है, आप बताओ सर इसका आंसर ये है। डिजिट चेंज होता है, गलत हो जाता है ऑप्शन, सही है मानता हूँ। सर बोला हमारे को पहले पढ़ रखा है। आप लोगों ने अगर पहले पढ़ रखा है तो आप अभी तक पास क्यों नहीं हुए? पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से। सबसे नहीं है वो जो ऐसा मैसेज भेजते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ रखा है, या आपने वहां से कॉपी कर रखा है, यहाँ से कॉपी कर रखा है। आप लोग वहीं से पढ़ लो जहां से ये कॉपी हो रखा है। और आपको एक्सप्लेन करके अगर कोई दे रहा है तो आप बता सकते हैं सर फलाना एक्सप्लेन करके दे रहा है और फलाना हिंदी में दे रहा है। और अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा तो मैं इसी में से तो रिवीजन करवाऊंगा कि कहीं और से ले जाऊंगा डाटा। अगर आपको इससे हार्ड डाटा दे दिया तो फिर बोलते हैं सर बहुत हार्ड हो गया। इजी बता दिया सर हमने पढ़ रखा है। अरे फिर बोलो इतने पढ़े लिखे होते तो फिर दिक्कत ही कहाँ थी? फिर तो पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते। तो कमेंट सेक्शन में यही बता देना कि जो ऐसे शख्स हैं वो यहाँ से बाय बाय गुड बाय कर सकते हैं। मैंने आपको चैनल भी बता रखा है। आपको बड़ा पढ़ना है ना, बड़ा, तो अड्डा 247 है, ये तैयारी करवाता है जेआईबी और सीआईबी, इनकी तैयारी करवाता है। और आपको आसानी से वहां समझ में जाएगा अगर आपको कुछ जो लोग हैं उनको अंग्रेजी आ रही है तो। और अगर जिन भाइयों को खाली क्लर्क बनना है तो वो हमारे साथ ही सीमित रहें। और जो गलत का हो जाता है उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ कि भाई जो गलत हो जाता है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये कौन सी बात है कि पहले ये कर लो, पहले आप पढ़ लो, पहले फलाना कर लो, पहले हमने पढ़ रखा है, ये ढिमका कर रखा है। देखो ये चीजें मैं लाइक नहीं करता, वैसे मैंने आज तक ये चीजें बोली ही नहीं दी। और मैं तो कभी ये भी नहीं बोलता कि आप चैनल को मेरे शेयर कर दो, फलाना कर दो। भाई मेरा तो एम होता है कि मैं ब्रांच और बाकी जो आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, कोई भी बैंकिंग सेक्टर का नहीं होगा जो आपको पढ़ा रहे होंगे, वो किसी ब्रांच का नहीं होगा। उसको ब्रांच के बारे में पता ही नहीं होगा कि करेंसी चेस्ट क्या है, ब्रांच क्या है, स्केल 3 ब्रांच क्या है, स्केल 2 ब्रांच क्या है, स्केल 1 वाली ब्रांच क्या है, क्या लिमिट है होती है ब्रांचों की, जो आपको पढ़ा रहा है। और आप लोग मुझे बोलते हो कि सर ऐसा। तो मैंने आपके 4 मिनट तक ले लिए इस इंट्रोडक्शन में। तो दोबारा कमेंट नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन कर दूंगा बंद। फिर आप लोग बोलोगे सर आपने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया, आपने क्वेश्चन। इसलिए फिर मेरा थोड़ा पढ़ाने का ना वो हो जाता है, क्या मूड कम हो जाता है। मैं सोचता हूँ यार इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसे मैसेज मिले तो इससे अच्छा तो। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार जो भाई मेरे से पहले से जुड़े हैं, जिनको काफी टाइम हो गया है, तो बीच में नहीं छोड़ सकता उनको। लेकिन बाकी जो बंदे ऐसे मैसेज करते हैं वो यहाँ से बेधड़ल्ले जा सकते हैं। ठीक है। और अब मैं शुरू करता हूँ आज का एमसीक्यू। टेलीग्राम पे आज मैं क्वेश्चन नहीं डाल पाया आपको ना। आप जैसे टेलीग्राम पे क्लिक करते हो तो आपको एक अगर सही है तो एक ग्रीन सी लाइट आपको दिख जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम पे ना, आपने देख भी लिया होगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज का जो सेशन है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कि व्हाट इज फॉर्ज नोट्स, कि जाली नोट कौन से होते हैं। पहला आता है काउंटरफीट नोट्स, दूसरा आता है फेक नोट,
तीसरा आता है नोट इन जेन्युइन नोट और चौथा है ऑल ऑफ द अब। जो काउंटर जो फोर्स्ड होता है ना उसी को कहते हैं जाली, ठीक है। और काउंटर फीट को भी कहते हैं जाली, फेक को भी कहते हैं जाली। नोट अजेन्युइन जो नोट जेन्युइन नहीं है मतलब गलत है उसको भी कहते हैं जाली। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पहले का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव कि फॉर्ज नोट को ही जाली नोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या उसमें ऐसा चलो मैं आपको एक बार और ले चलता हूँ। क्या उसमें ऐसा वाटर मार्क लगा था सब स्टाफ से कलेक्ट प्रमोशन के लिए, ये वाला? ये बताओ मेरे को, फिर बातें करवा लो फिर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी पेपर मेड अप, कि भारत में जो मुद्रा कागज है वो किससे बना होता है? जो नोट होता है वो किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है पॉलीमर से, दूसरा सिल्क से, तीसरा कॉटन से, चौथा है नन। तो भारत में जो मुद्रा का कागज होता है वो बना होता है कॉटन से, ठीक है। चलते हैं अगले की तरफ। पहले आपको फॉर्ज नोट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा ना, ये रह गया था। जाली नोट यानी फर्जी नोट वह मुद्रा होती है जिसे किसी सरकार की अनुमति के बिना बनाया जाता है। जो फर्जी नोट होता है उसमें तो पता लग जाता है कि सरकार के मर्जी के बिना इसको बनाया जाता है। जाली नोटों को बनाने का मकसद लोगों को धोखा देना होता है। ये नोट असली नोटों से मिलते जुलते बनाए जाते हैं ताकि लोगों को इनके अवैध का पता ना चले। जाली नोट का इस्तेमाल लोग आतंकवादियों की फंडिंग के लिए भी करते हैं कि ताकि मिलिटेंसी ज्यादा हो जाए, है ना। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। जो ये अगला क्वेश्चन था कि करेंसी का जो नोट होता है वो पेपर किससे बना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। अगर मैं बात करूं करेंसी का जो नोट है, आरबीआई की ओर से छापे जाने वाले नोट 100% कपास से बने होते हैं यानी कॉटन से बने होते हैं, ठीक है। ये इसे कॉटन पेपर कहते हैं। कॉटन पेपर को नोट कागज नोटों से ज्यादा मजबूत होते हैं और इनकी एज भी ज्यादा होती है। कॉटन पेपर के नोट बनाने के लिए कपास के अलावा एडहेसिव सॉल्यूशन और गैटलिन का इस्तेमाल किया जाता है। कपास के साथ साथ भी ये जो गैटलिन है और इसका इस्तेमाल नोट बनाने के लिए किया जाता है। तो नोट किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं नोट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ नोट विच अ पोर्शन इज मिसिंग और विच कंपोज्ड ऑफ मोर देन टू पीसेस। एक नोट जिनका एक भाग गायब है या जो दो से अधिक टुकड़ों में बना हो उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। आप लोग करेंसी सिस्टम में गए होंगे कि नहीं गए होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको म्यूटिलेटेड नोट के बारे में बताता हूँ कि म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है। म्यूटिलेटेड नोट वो नोट होता है कि अगर ये नोट है ना, ये नोट है और नोट कहीं से कटा है, जला है, तो म्यूटिलेटेड में आ जाता है ना। और एक होता है सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड नोट गंदा नोट होता है, ठीक है। जो गंदे हो जाते हैं नोट वो सॉइल्ड नोट में जाते हैं, वो सीधे आरबीआई में जाते हैं। एक होता है इम्परफेक्ट नोट। इम्परफेक्ट नोट भी सेम ऐसे होते हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन जो क्वेश्चन है कि ऐसे नोट जिनका एक भाग गायब है या दो से अधिक टुकड़ों में बना है तो उसे क्या कहते हैं? अब उसे म्यूटिलेटेड नोट भी कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं, फिर आप कल भी बोलोगे कि सर ये क्या है, ये नोट है। इसको दो भाग में कर रखा है और एक भाग गायब है उसका। अब मान लीजिए इसके दो भाग हैं, एक गायब है तो यहाँ पे नंबर होता है नोट का। अब एक भाग का नंबर तो अलग होगा और दूसरे भाग का नंबर, क्योंकि एक भाग तो गायब है, क्वेश्चन बोल रहा है। अगर इनके नंबर अलग अलग हैं तो वो नोट आता है आपका मिसमैच में, क्योंकि मतलब उसका नंबर ही मैच नहीं कर रहा है, तो वो नोट किस में आ जाएगा? मिसमैच में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
लाइफ सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम पेंशनर्स इन द मंथ ऑफ, के जो भारत में जो सेंट्रल कर्मचारी हैं जो पेंशन भोगी हैं, चाहे वो स्टेट के हों कहीं के भी, तो उनका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो कब फिल किया जाता है। अब आप बोलोगे सर उनका तो फिल कई बार किया जाता है। पहला ऑप्शन है जनवरी में, दूसरा है मार्च में, तीसरा है नवंबर में, चौथा है दिसंबर में। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप फॉर्म तो कभी भी जमा कर दो जब आदमी पेंशन आता है उसी टाइम, लेकिन यहाँ पे किसी का दिसंबर में भी होता है और किसी का अक्टूबर में होता है, लेकिन मैक्सिमम जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो नवंबर में होती है। और पेंशन वालों का जो जीवन प्रमाण पत्र है वो नवंबर में ही जमा किया जाएगा। आपको आंसर नवंबर ही टिक मानना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी मारो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट कैन बी परमिटेड बाय, कि अगर आपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करना है समय से पहले, उसके मैच्योरिटी पीरियड प्रीमेच्योर से पहले आपने अगर अपने पीपीएफ का जो टाइम होता है वो होता है 15 साल, है ना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बता भी रखा होगा, कल भी मैंने आपको शायद बताया होगा। तो अगर आपको इसको समय से पहले क्लोज करना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 ओपनिंग बैंक, ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, और इनमें से कोई नहीं। ये होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। आपने जहां से खाता खोला है आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसके लिए एक लेटर लिखना पड़ेगा कि हम अपने अकाउंट को प्रीमेच्योरली बंद कर रहे हैं, है ना, उस खाते को। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका जो ओपनिंग बैंक है, ओपनिंग ब्रांच है, जो भी है, आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, दूसरा आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको इसका आंसर कहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इसका प्रीमेच्योर पीपीएफ को क्लोज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर आंसर कौन सा है। भैया आपने चिट्ठी तो ओपनिंग ब्रांच को देनी है, जहां से आपने बैंक को देनी, जहां से आपने पीपीएफ को अपना ओपन किया है। लेकिन आपको अगर आप कहीं गूगल या वहां सर्च मारोगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आंसर मिलने के पूरे पूरे आसार है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है इसका। पीपीएफ खाते में प्री मेच्योर बंद कराने के लिए आपको एक लिखित आवेदन बैंक खाते की होम ब्रांच में जमा कराना होता है। इस आवेदन में आपको जो वजह बतानी है, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, किस कारण आप अकाउंट को बंद कर रहे हैं। इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज अटैच करने होते हैं और आपको पीपीएफ की पासबुक को भी उसके साथ संलग्न करना पड़ेगा, और तब जाके आपको पीपीएफ अकाउंट प्री मेच्योर क्लोज हो जाएगा। आपको मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आता है उसमें, क्योंकि पीपीएफ भी एक सरकारी वो है, अगर आपने उसमें डिपॉजिट करना है तो इसीलिए तो आपको उसमें एसएसए है, पीपीएफ है, जो उसमें 80C में आते हैं। जब आप इनकम टैक्स दायर करते हो तो उसके अंदर ये चीजें आती है, इसलिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिलेगा। नहीं पहले बता देता हूँ, नहीं तो आपको होम ब्रांच में जाओ, होम बैंक में, और उसको एप्लीकेशन दो कि हम बंद कर रहे हैं, और जितना टीडीएस होगा काटेगा और आपको बंद कर देगा आपका पीपीएफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक्स कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ, कि बैंक किसकी ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करता है। जो बैंक होता है वो किसकी तरफ से करता है, जो सरकारी जो भी उसने व्यवसाय को संचालन करना, वो किसकी तरफ से करता है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा है आरबीआई, और चौथा है नन ऑफ द एज। तो सरकारी व्यवसाय को संचालित करने के लिए बैंक को तो किसके बिहाफ पे करता है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें आरबीआई। वो आरबीआई के बिहाफ पे ही सरकारी व्यवसाय को संचालित करता है।
ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कुसुम? प्रधानमंत्री कुसुम है वैसे, है ना, लेकिन आपको कुसुम की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है किसान ऊर्जा शिक्षा एवं उत्पम महाअभियान। दूसरा है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और तीसरा है कृषि ऊर्जा सिंचाई एवं उत्थान महाअभियान। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो इसका करेक्ट आंसर है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा इसका उत्थान महाअभियान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स इज कॉल्ड। कि जिस दर पर आरबीआई बैंक को धन उधार देता है, आरबीआई अगर बैंक को धन उधार देता है तो उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या ऑल ऑफ द अबव। कि जो बैंक है, आरबीआई है, बैंक को धन उधार देता है, आरबीआई देता है बैंक को धन उधार, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, रेपो रेट। कि जब आरबीआई बैंक को धन उधार देता है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जब आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अभी तो दे रहा हो तो रेपो रेट कहेंगे, लेकिन जब आरबीआई बैंकों से धन उधार लेगा तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि रेपो रेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है। जैसे रेपो रेट है ना, अगर वापस लेगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। रेपो रेट को पुनर्खरीद समझौता या पुनर्खरीद विकल्प भी कहा जाता है। रेपो रेट अर्थव्यवस्था, लिक्विडिटी और महंगाई को नियंत्रित करने का एक साधन है। तो रेपो रेट होता है ना कि आरबीआई बैंकों को रुपए देती है, तो एक महंगाई को कंट्रोल करने का भी एक और तरीका है। रेपो रेट को बदलकर केंद्रीय बैंक उधार लेना सस्ता या महंगा कर सकता है। रेपो रेट बढ़ाने पर बैंकों के लिए केंद्र बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है, और अगर रेपो रेट कम करने पर उधार लेना सस्ता हो जाता है। वो तो है कि अगर उधार लोगे सस्ता हो जाएगा, नहीं देगा तो महंगा हो जाएगा। तो रेपो रेट ये है कि आरबीआई बैंकों को धन उधार देता है, लेकिन जब आरबीआई बैंकों से धन लेता है तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर अटल पेंशन योजना गाइडलाइन सब्सक्राइब कैन एग्जिस्ट फ्रॉम अटल पेंशन योजना अपॉन कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी एंड अवेल द पेंशंस। अगर आपने अटल पेंशन योजना में रुपए जमा कराए आप ग्राहक हो तो कितने साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी? सबसे पहली बात तो ये है कितने साल बाद मिलेगी। पहला ऑप्शन है 50 साल, दूसरा है यहाँ पे लिखा नहीं है 60, तीसरा है 65 साल और चौथा है 70 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 60 साल, है ना। आप जब 60 साल के हो जाते हो तब आपको अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन बात ऐसी है कि आपको पहले 18 साल से लेके और जब आप 40 साल तक के हो तो आपको इसमें रुपए जमा करा प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा, रुपए जमा कराना पड़ेंगे, तब आपको 60 साल से ऊपर होने पर आप अटल पेंशन योजना का लाभ से ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो अटल पेंशन योजना के लिए पेंशन कितने हैं? 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी और 18 से 40 साल तक आपको रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया था इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है कुछ स्टाफ की वजह से। अगला क्वेश्चन है
फुल फॉर्म ऑफ एसटीएम। एसटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? हाउस फॉर मैच्योरिटी, हेल्ड ऑफ मैच्योरिटी, हेज टू मैच्योरिटी और हेल्ड टू मल्टीपल। तो एसटीएम की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्ड टू मैच्योरिटी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे थ्रू वर्चुअल डेबिट कार्ड। आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से कितने पर डे में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो डेबिट कार्ड से, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है? पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा है 20, तीसरा है 50,000 और चौथा है 60,000। वर्चुअल डेबिट कार्ड में आप एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा 60,000। जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है आप एक दिन से उसमें 60,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसमें कंडीशन ये है कि देखो 60,000 ये कंफर्म नहीं है कि 60,000 ही, क्योंकि ये 20 का ले रखा है, मतलब एवरेज। क्योंकि जो भी डेबिट कार्ड है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है कि आप कौन से बैंक से हैं और किस बैंक से हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कॉमनली 60,000 बता रखा है। नहीं तो ऐसे नहीं कि 60,000 हर बैंक में है, किसी में 40 भी है, किसी में 50 भी है, लेकिन जो जनरली ज्यादा है वो है 60,000 रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पूफिंग, की स्पूफिंग क्या है? पहला ऑप्शन है चार्जिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना। दूसरा है चेंजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चेंज करना। तीसरा है चेंजिंग अ पॉपअप एड, कि जो पॉपअप एड आता है उसको चेंज करना। और चौथा है चेंजिंग अ वेबसाइट टू लुक लेजिटिमेट, कि किसी वेबसाइट को वैध दिखाने के लिए बदलना, कि किसी नकली जो वेबसाइट है उसको ओरिजिनल दिखाने के लिए उसको बदलना, उसको कहते हैं स्पूफिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये थोड़ा कंप्यूटर की भाषा है स्पूफिंग। तो आपको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं कि स्पूफिंग है क्या। हाँ, थोड़ा मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ कि लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे थ्रू वर्चुअल डेबिट कार्ड। एक्चुअली जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 50,000, है ना। थोड़ा मैंने 60 गलती से बोल दिया था, इसके लिए सॉरी। इसका हो जाएगा 50,000। इसमें 100 रुपए से लेके और 50,000 तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे। 50,000 इसका आंसर है। ठीक है भाई, कमेंट करने से पहले देख लेना, दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। इसका आंसर 50,000 है, 50,000 है, 50,000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा स्पूफिंग बताने वाला था लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैंने यार 60 बोल दिया है और इसका आंसर तो 50,000 है। ठीक है, 100 रुपए से लेकर 50,000 तक। तो मैं थोड़ा आपको स्पूफिंग बता देता हूँ कि क्या है ये। स्पूफिंग एक तरह का साइबर अपराध है। ये जो स्पूफिंग है इसमें अगर कोई व्यक्ति है आपको ऑनलाइन के माध्यम से किसी चीज को दिखाएगा, आपका दिल जीतेगा और आपके ऊपर साइबर अटैक या वायरस छोड़ देगा, डेटा चोरी कर देगा और आप पे साइबर अटैक कर देगा। उसे ही स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है, ये कई तरीके से की जा सकती है। कभी वायरस छोड़ दिया, कभी कुछ छोड़ दिया, कभी कुछ छोड़ दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर कैप्चरिंग सीटीएस क्लियरिंग। तो सीटीएस क्लियरिंग है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पहला आईएफएससी कोड, चेक की बात हो रही है ना। पहला है आईएफएससी कोड, दूसरा है एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्नाइजेशन स्विफ्ट, और इनमें से कोई नहीं। सीटीएस क्लियरिंग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है
वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं जरा। चेक ट्रांकेशन सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। जो सीटीएस है ना, उसकी फुल फॉर्म होती है चेक ट्रांकेशन सिस्टम, है ना। वो चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता, इस चेक को घुमाना नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऐसे फोटो के जरिए एक जगह से दूसरे ब्रांच को कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसमें आपको फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 2-4 और क्वेश्चन है, बस टेंशन मत लो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द फिजिकल चेक? इट्स प्लेस एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड। कि अगर कोई फिजिकली ब्रांच है, उसकी जांच करनी है और उसकी प्रक्रिया को रोकने के लिए एक स्थान से चेक को अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक ही भेजना है तो उसे क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास कोई चेक आया और उसको आपने किसी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजना है तो उसको क्या कहेंगे? ये है इसका हिंदी में मतलब। पहला ऑप्शन है एंडोसमेंट, दूसरा है क्लियरिंग, तीसरा है ट्रांकेशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होता है ट्रांकेशन, की जो जरिया होता है किसको, चेक को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। तो इसका आंसर होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसका आदान प्रदान कर रहे हो तो उसे कहते हैं ट्रांकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज नॉट अ सीटीएस ग्रिड सेंटर। के सीटीएस के जो ग्रिड सेंटर है ना, वो 3 है। ठीक है, सीटीएस के 3 ग्रिड सेंटर है और ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है चेन्नई, दूसरा है मुंबई, तीसरा है दिल्ली और चौथा है कोलकाता। तो जो सीटीएस का ग्रिड सेंटर है ना, चेक ट्रांकेशन सिस्टम का, वो कोलकाता में नहीं है। सीटीएस की फुल फॉर्म भी जरूर देख लेना, चेक ट्रांकेशन सिस्टम सीटीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट, जो ये क्वेश्चन है इसको मैं पहले भी करवा चुका हूं कि सीटीएस क्लियरिंग चेक्स नीड टू प्रिजर्व एंड फिजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। कि अगर आपको जो सीटीएस चेक है, अगर आपका उसका क्लियर हो गया है तो बैंक उसको अपने पास कितने साल तक रखेगा। कोई भी दस्तावेज है तो बैंक कितने साल तक रखेगा, यहाँ पे तो चेक की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा है 10 साल, तीसरा है 13 साल और चौथा है कि चेक रखने की कोई लिमिट नहीं। चेक रखने की कोई लिमिट तो नहीं है, वो बात तो सही है, लेकिन आपको सीटीएस चेक को मैक्सिमम 10 साल तक या मिनिमम 10 साल तक तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। उसके बाद तो आप रखोगे, लेकिन 10 साल तक तो मैंडेटरी है कि आपको दस्तावेज चेक आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पीपीएस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी एट्रीब्यूट्स। कि पीपीएस के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक गुण है? पीपीएस फुल फॉर्म थोड़ा बता दीजिएगा ना। हाँ, थोड़ा मेरे क्वेश्चन कम पूछे क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा दिमाग को डिसमिस कर रखा था, इसलिए तो पीपीएस की फुल फॉर्म आप बता देना ना, मैं ऐसे बता दूंगा अभी, लेकिन आप पहले आप भी बता दीजिएगा। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक गुण है पीपीएस के लिए? पहला ऑप्शन है चेक नंबर चाहिए उसके लिए। अगर चेक नंबर चाहिए होगा तो चेक का अमाउंट भी चाहिए होगा, फिर उसमें बेनिफिशियरी भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव पीपीएस के लिए ये आवश्यक गुण है। थोड़ा बहुत पीपीएस देख लेते हैं क्या होता है पीपीएस। तो पीपीएस होता है जो चेक को जारी करते समय दी गई जानकारी के आधार पर भुगतान के लिए ये चेक का प्रोसेस किया जाता है। चेक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले को रोकने की मदद के लिए आपको पीपीएस की सुविधा दी गई है।
पॉजिटिव पे सिस्टम, है ना। इसके लिए चेक नंबर भी चाहिए, अमाउंट भी चाहिए, और चेक अमाउंट और बेनिफिशियरी भी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव पे सिस्टम, ताकि जो धोखाधड़ी वाले हैं उनसे बचा जा सके। और अब आज का अंतिम और लास्ट सवाल पे चलते हैं अभी। द इंटरेस्ट ऑन डिमांड लोन एंड ओवरड्राफ्ट इज चार्ज। डिमांड लोन और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज कैसे लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है डेली, दूसरा है मंथली, तीसरा क्वार्टरली और चौथा है हाफ ईयरली। अगर मैं बात करता हूं डिमांड लोन की और ओवरड्राफ्ट की, तो उस पे जो चार्ज है ना, वो लगता है आपका मंथली चार्ज लगता है उस पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का सेशन। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो हुई इसकी बात। बाकी जो स्टाफ वैसे कमेंट करता है तो उनको मैंने दोबारा रिपीटेशन करने की जरूरत ना पड़े कि हमारा भी दिमाग खराब हो, और भाइयों का आपके चक्कर में बुरा हो जाएगा। आप अगर कितने भी तुर्रम खा हो तो फिर धरे के धरे रह जाओगे। तो इससे अच्छा जो कहा जा रहा है वो पढ़ लो और वो सुन लो। जब आप सीट पे बैठ जाओगे तब आप जो मर्जी वो कह सकते हैं, है ना। इसके चक्कर में तो पीएनबी का भी कुछ नहीं आ पा रहा है। नहीं तो मैंने पथ प्रदर्शक मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन नहीं ला पाया। ऐसे डेली डेली ऐसे कमेंट आते हैं तो फिर नहीं हो पाता है ना। क्योंकि यार समय तो पूरा ही दिया जा रहा है आपको, आधा घंटा तो इसी चीज के लिए दिया जा रहा है। फिर आपको लेग क्वेश्चन ढूंढना है, क्या करना है, बुक से लेना है। तो ये था आज का आपका सेशन। समय आज मैंने ज्यादा लिया है, उसके लिए मैं एक बार फिर माफी मांगता हूँ आपसे। पढ़ाने के बाद भी माफी मांगता हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई कक्षा के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक थैंक यू और धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप वहां भी आओगे तो पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।